हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम गुजरात बोर्ड की जो बुक है क्लास 7th की सोशल साइंस की, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टू बिग स्टेट्स, है ना। दो बड़े राज्यों की बात है। तो पहला जो है वो है कनौज, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहले राजा की जो हम बात करेंगे वो है हर्षवर्धन, जिसका जो जन्म है वो 606 में, और जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, वैसे ही 606 में हुआ था। और उसकी डेथ है, मृत्यु है वो 647। ये जो CE आपको दिख रहा है उसका मतलब कॉमन एरा होता है, क्रिश्चियन एरा होता है, जैसे अभी 2020 चल रहा है वैसे ही। तो किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE, 606 कॉमन एरा, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना वैसे ही। उसका जन्म 606 में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन, उसकी डेथ हो गई। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, उन्होंने असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर, यानी कि उन्होंने राजगद्दी संभाली। However, Rajyavardhan was killed by the king of God शशांक। अब राज्यवर्धन को तो मार दिया किंग ऑफ गॉड शशांक ने। किंग ऑफ गॉड, गॉड एक स्टेट जो वेस्ट बंगाल में पड़ता था, राइट। तो शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। देयर सिस्टर राज्यश्री वॉज इम्प्रिजन बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। और हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी राज्यश्री, उसको मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उन्होंने इम्प्रिजन यानी कि बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, इस सिचुएशन में, एज एडवाइज बाय द लीडर ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, प्रेजेंट पंजाब एंड हरियाणा। तो ऐसी सिचुएशन में एज द एडवाइस बाय द लीडर्स, राज्य के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके सजेशन, उनके एडवाइस लेकर हर्षवर्धन ने ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, जैसे ही उन्होंने अपनी मतलब जिम्मेदारी उठाई, अपनी राजगद्दी संभाली थानेश्वर की, ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिजन सिस्टर राजश्री। सबसे पहला काम जो उसने किया वो अपनी बहन को छुड़ाने का काम सोचा उसने। इन द मीन वाइल she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest। अब वो प्लान कर ही रहे थे, तो उसी सिचुएशन में, उसी दौरान राज्यश्री जो है हर्षवर्धन की बहन, वो देवगुप्त के चंगुलों से वहाँ से भाग निकली और वो विंध्या फॉरेस्ट में चली गई। He went in search of his sister and with the help of people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati। अब क्या हुआ कि वो अपनी बहन की को ढूंढने के लिए वो विंध्या फॉरेस्ट में चले गए, और विद द हेल्प ऑफ लिविंग, जो लोग वहाँ पे रहते थे, है ना, उसकी मदद से, जंगल में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पता होता है जंगल के बारे में, तो उनकी मदद से, और एक बुद्धिस्ट हर्मिट, एक सेंट, एक बहुत ही नॉलेजेबल एक हर्मिट, है ना, एक सेंट थे, एक संत थे, तो उसका नाम था दिवाकर मित्र, जिन्होंने राजश्री को सती होने से बचाया था। उनकी मदद से उन्हें मिल गया। सिंस राजश्री किंगडम कनौज वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या था, राजश्री की उसका जो राज्य था कनौज, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वो वहाँ पे तो कोई किंग था ही नहीं, है ना। तो राजश्री के राज्य में कोई राजा नहीं था, तो हर्षवर्धन बिकम इट्स रूलर। तो हर्षवर्धन ने वो भी अपने अंडर ले लिया। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त, देवगुप्त नाम याद आया, जिसने राजश्री को, मतलब हर्षवर्धन की बहन को बंदी बनाया था, उसने देवगुप्त को भी हराया, किंग ऑफ मालवा को। एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक, अब बारी थी उसके भाई का बदला लेने के लिए,
हाँ, राज्यवर्धन। सो हर्षवर्धन ने क्या किया कि एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक, अब तैयारी तो कर रखी थी कि अटैक कब करना है, ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप। आसाम के जो राजा थे उसके साथ एन अलायंस, अलायंस यानी कि भागीदारी की, फ्रेंडशिप की, कि चलो हम साथ में मिलकर अटैक करते हैं। और किंग ऑफ कामरूप, आसाम के जो राजा थे उसका नाम था भास्कर वर्मन, उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द किंग गॉड, है ना, जो गॉड का राजा था ना वो एरिया का, एंड वन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम, बहुत उसे हरा भी दिया और उसका बहुत सारा हिस्सा जीत लिया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र एज वेल, उसने फिर उसके बाद मालवा भी जीता और सौराष्ट्र भी जीता, बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू, लेकिन सब कुछ तो जीत लिया लेकिन एक राजा था पुलकेशी टू, उसे वो हरा नहीं पाया। कौन? हर्षवर्धन, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, साउथ इंडिया में जो राजा था पुलकेशी टू, उसे हर्षवर्धन नहीं हरा पाए। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टीरियस ईयर, 7 साल तक वो मतलब जीतते ही रहे थे, थानेश्वर इमर्ज अ लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। आप को मैं मैप दिखाऊंगा कि आप देखिए कि बहुत बड़ा राज्य बन चुका था 7 साल में, तो हर्षवर्धन ने उसे बहुत डेवलप किया था। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हर्षवर्धन्स रेन इन एडमिनिस्ट्रेशन। रेन इट मीन्स यानी कि राज्य, उसका राज्य कैसा था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। हर्षवर्धन जो है वो पर्सनली सुपरवाइज करते थे, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट चलता था वो पर्सनली, और वो कई मतलब बहुत दूर दूर तक ट्रैवल भी करते थे। बहुत बड़ा राज्य था ना, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया तो उन्होंने कवर कर लिया था साउथ के अलावा, तो वो खुद ट्रैवल करते थे और डिफरेंट पार्ट में विजिट करते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स, और अब उनका जो रूटीन था उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। डेली रूटीन जो होता है ना सुबह से लेकर शाम तक, वो कैसे था। द फर्स्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस while the other 2 were devoted in public welfare and religious activity. So the first part was for administrative purpose, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट चलता था वो पहला पार्ट, वो मतलब थोड़ा टाइम वो उसे देते थे। एक पार्ट वो पब्लिक वेलफेयर, लोगों की मदद और लोगों के हित में जो काम करते थे उसके लिए वो उन्होंने असाइन किया हुआ था। और जो एक तीसरा जो सेशन है वो उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस धर्म के जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके लिए उन्होंने असाइन किया था। ही वॉज सो डेलिकेट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एट टाइम्स ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील। वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते थे, इतने दिल से वो काम करते थे कि कभी कभार ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील, अपना खाना तक खाना भूल जाते थे, इतने दिल से वो काम करते थे। यू कैन से थिंग्स टू नो टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैंड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, प्रतिहारा जिसे द्वारपाल कहते हैं, संधि विग्रह का फॉरेन मिनिस्टर जिसे कहते हैं, राजदूत यानी कि एम्बेसडर, परज्जिया मंत्री और महादंड नायक चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, एंड अक्षर पतालिका जिसे रजिस्टर भी कहते हैं। ये सारे हर्षवर्धन को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। लेट अस सी नेक्स्ट है इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। इम्प्रिंट्स यानी कि क्या वो छाप छोड़ के गए। इम्प्रिंट्स कौन सी छाप छोड़ के गए, मतलब वो बहुत यंग एज में मतलब डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन इतने सालों में वो क्या मतलब एक छाप छोड़ के गए कि क्या बात है। हर्षवर्धन तो बहुत बड़ा राजा था, है ना। चलिए देखते हैं। हर्ष बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मठास एंड विहारास एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर। सो हर्षवर्धन बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउस जैसे जहाँ पे लोग आराम कर सकते हैं, ऐसे बहुत रेस्ट हाउसेस उसने बनाए।
वेल्स यानी कि कुएं बनाए, स्टेप वेल्स यानी कि जिसे हम वाव कहते हैं ना, वो भी उसने बनाए, मठास मठ बनाए, और विहारास यानी कि गार्डन्स जहाँ पे लोग घूम सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर, जो बलि चढ़ाते हैं और एनिमल्स को मतलब मार देते हैं, काट देते हैं उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, वो उन्होंने पहले तो बंद करवा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज ए ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एट प्रयाग। तो हर साल वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट रखता था। मीट यानी कि एक मीटिंग, एक गेट टुगेदर, सब लोग साथ में आके भगवान की भक्ति करते थे, है ना। और बहुत बड़े बड़े गुरु आते थे और वो अपने नॉलेज देते थे, ये सब कुछ वो हर साल करता था। और एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज द ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन यानी कि गेट टुगेदर, मीटिंग। हर 5 साल में तो वो मतलब दुनिया भर से रिलीजियस गुरुज को बुला करता और उसके पास से नॉलेज लेता था। एंड दैट वाज हेल्ड एट प्रयाग, वो प्रयाग में सब मिलते थे। देयर ही वुड डोनेट जनरसली, स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर ही वुड डोनेट जनरसली टिल हिज एंटायर ट्रेजरी वॉज एम्प्टीड एंड वुड इवन गिव away the ornaments he would be wearing at that time. There he would donate, वो क्या सब कुछ डोनेट कर देता था। कब तक डोनेशन चालू रहता था? वो तब तक डोनेट करता था जब तक उसकी पूरी एंटायर ट्रेजरी यानी कि पूरी उसकी जो तिजोरी होती है वो खाली नहीं हो जाती, तब तक। और ये तो ठीक है, उस टाइम पे जब ये डोनेशन कर रहा होता है तब उसने जो ऑर्नामेंट्स, जो गहने पहने होते हैं, वो तक भी वो डोनेट कर देता था, दान कर देता था। इतने बड़े दिल वाला था वो। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट, है ना, एक बहुत संस्कृत के बहुत जाने माने कवि थे और राइटर थे बाणभट्ट। वो उसकी कोर्ट में थे, वो उसके राज्य में थे, उसके कोर्ट में। हिज फेमस वर्क, अब बाणभट्ट ने कौन से फेमस मतलब राइटिंग वर्क लिखे हैं? हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे ऑल्सो, आज भी वो फेमस है, हर्षचरित एंड कादम्बरी। वी कम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर्षवर्धन्स रेन फ्रॉम हर्षचरित। अगर आप हर्षचरित पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हर्षवर्धन अपने राज्य को चलाते थे। किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज अ राइटर एंड रोट 3 plays। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजा थे और यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे, है ना। वो खुद राइटर थे। उन्होंने 3 plays यानी कि 3 नाटक लिखे हैं, जिसका नाम है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्षवर्धन राजा ने लिखा है। यस, चलिए, ये आपको एम्पायर दिख रहा होगा, जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है वो सब कुछ हर्षवर्धन ने जीता हुआ, इतना बड़ा राज्य था उसका। चलिए आगे देखते हैं। एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर, अब उसका जो एम्पायर था वो इतना बड़ा राज्य था, वो किस तरह से, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या अच्छी बातें थी। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शीलभद्रा एंड मेड नालंदा इनटू ए वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। तो किंग हर्षन ने क्या किया कि जितनी भी पॉसिबल बातें थी, असिस्टेंस और मदद थी, वो सब कुछ आचार्य शीलभद्रा को दी कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी बना दो, जो भी चाहिए आप मुझसे मांग लो। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू ऑफ 100 villages गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। क्या बात है, यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस अच्छी तरह से रहे, उनको पैसे की कोई कमी ना हो, इस वजह से हर्षवर्धन ने क्या किया, 100 villages, उसका जो लगान आता था, लगान यानी कि टैक्स, है ना, रेवेन्यू जो आता था, जो राजा को टैक्स देते थे ना, लगान, वैसे तो 100 villages, 100 गांव के जो पैसे आते थे, टैक्स आता था, वो हर्षवर्धन
नालंदा यूनिवर्सिटी को दे देता था मेंटेनेंस रखने के लिए। क्या बात है। रिनोड केमिस्ट आचार्य नागार्जुना, ये बहुत ही फेमस केमिस्ट है ना, केमिस्ट एक आचार्य नागार्जुना करके थे, हु प्रूव्ड दैट आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस कुड बी यूज्ड एज मेडिसिन, जिन्होंने प्रूव किया कि आयरन यानी कि लोहा, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी मतलब पारा जिसे कहते हैं, उसकी जो राख है वो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जा सकता है, और वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, यू कैन सी इन द पिक्चर नालंदा विद्यापीठ। लेट अस सी थिंग्स टू नो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वालिटीज़ थी नालंदा विद्यापीठ की, कि विद्यापीठ में जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो उन्हें वर्ल्ड फेमस बनाती थी। स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी। एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, एक मतलब आपको एडमिशन के लिए एक टेस्ट देना होता था, अगर आप पास हो गए देन यू कैन हैव एडमिशन। फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या क्या फ्री में मिलता था? फ्री एजुकेशन, एक तो एजुकेशन की कोई फीस नहीं थी, लॉजिंग यानी कि खाना रहना सब कुछ फ्री, बोर्डिंग सब कुछ फ्री था। द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल। तो हमने देखा कि हर्षवर्धन किस तरह से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट करते थे, यानी कि मेंटेन करते थे। फिर वो खुद मतलब आर्ट एंड लिटरेचर वर्क में कितना आगे थे, राइटिंग, पोएट को और कितना सपोर्ट करते थे, फिर एजुकेशन को कितना सपोर्ट करते थे। तो चलिए देखते हैं कि अब उस टाइम पे किंग हर्षवर्धन के टाइम पे लोगों की क्या हालत थी, है? लोग किस तरह से, उनकी लाइफ कैसे थी। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ किंग हर्ष इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सैंग। ओके, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से वो अपने राज्य को चलाते थे, राइट। सो दैट वी गेट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर। एक चाइनीज ट्रैवलर था ह्यूएन सैंग, उसने जो कुछ भी लिखा है किंग हर्षवर्धन के बारे में, उससे हमें पता चलता है कि वो किस तरह के मतलब विलेज और सिटीज़ और टाउन, किस तरह से उनका राज्य चलता था। टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेर फोर्टिफाइड एंड हैड ह्यूज गेटवे एट देयर एंट्रेंस। फोर्टिफाइड यानी कि जितने भी विलेजेस और टाउन थे किंग हर्षवर्धन के टाइम पे, वो चाहे वो विलेज हो या टाउन हो, फोर्टिफाइड इट मीन्स फोर्ट, यानी कि चारों तरफ उनके मतलब बॉर्डर पे ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और एंट्रेंस जो होता था वो एक बहुत बड़ा गेट होता था। आज भी कई सारे विलेजेस में होते हैं ना, बहुत बड़ा गेट होता है जब भी आप गांव में एंट्री करो तो वैसे विलेजेस और टाउन थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो सोसाइटी यानी कि जो समाज है वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड था। वाइल द पर्दा सिस्टम जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे पर्दा लिखा है, पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज वर नॉट प्रेवेलेंट एट दैट टाइम। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस। द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी हैड स्टार्टेड बाय देन। उसके बाद ही ये जिसे कहते हैं ना कि सती सिस्टम, फिर चाइल्ड मैरिजेस और पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ को रखना और सब कुछ जैसे ही, तो उसके बाद चालू हुआ। द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो लोकल जो डाइट था, लोगों की जो खाने की सिस्टम थी, वो क्या खाते थे बेसिकली। पहले तो मतलब कॉमन क्या था, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध की जो भी आइटम थी वो, दही, घी, ये सब, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ वो खाते थे। दे वॉर क्लीन सिंपल वाइट क्लॉथ्स, और सब लोग वाइट, बहुत ही सिंपल वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। मैन वॉर धोतीज एंड वुमन वेयर साड़ीज। जो मैन है यानी कि पुरुष है वो धोती पहनते थे, और जो स्त्री है, जो वुमन है, वो साड़ी पहनती थी।
देयर ऑर्नामेंट्स, अब वो क्या गहने पहनते थे, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, ये सब कुछ पहनते थे, वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, किससे बना होता था, फ्लावर से बना होता था। चेस एंड गेम्स ऑफ डायस, चेस वो बहुत खेलते थे, वो गेम बहुत फेमस थे उस टाइम पे, एंड गेम्स ऑफ डायस जिसे हम चौपाट कहते हैं, है ना, तो डायस वाली गेम भी बहुत ही पॉपुलर थी एंटरटेनमेंट के लिए। एक्रोबेट्स एंड कंजरर्स wandered फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल, एक्रोबेट्स यानी कि जो स्टंट दिखाते हैं ना, एक्रोबेटिक वो, एंड कंजरर्स यानी कि मदारी कह सकते हैं आप उसे, वो विलेज टू विलेज घूमते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। फार्मिंग एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, फार्मिंग जो है और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालक, जैसे एनिमल को रखना, कैटल्स को रखना, वेर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का ये जीवन जीने का जो नज़रिया था उसके लिए मीन्स थे, वो किस तरह से पैसे कमाते थे, तो खेती करते थे, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कैटल्स रखते थे, इसलिए दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत चलते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड रेवेन्यू कितना टैक्स देना होता था, 1/6, आपका जितना भी प्रोडक्शन हो उसका 6%, 1/6%। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वैश्यास, अब जो बनिए थे वैश्यास, जो ट्रेडर्स थे, वो इंटरनल यानी कि किंगडम में, अपने ही राज्य में, और आउटसाइड इंटरनेशनल ट्रेड वो चलाते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ, जिसे आज भरूच कहते हैं, वो जो हाईवे है वो पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक हाईवे बनाया गया था पाटलिपुत्र से लेकर भरूच तक, पोर्ट तक, और इससे क्या हुआ कि ट्रेड यानी कि बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन, माल की जो आवागमनी होनी चाहिए वो बहुत इजी हो गई। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे, जैसे आज हम पैसे करेंसी एज ए करेंसी यूज़ करते हैं ना, वैसे। ऑर्नामेंट्स, स्टैच्यूज़, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो गहने होते हैं, स्टैच्यूज़, आइवरी, कार्व्ड वुडन पीसेस, सब कुछ एक्सपोर्ट होता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी, उससे क्या हुआ कि जो डिफरेंट मटेरियल से जो चीज़ें बनती थी वो जो एक्सपोर्ट होता था वो और भी इंक्रीज हो गया। ड्यूरिंग द reign ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशन विथ रोम विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया। किंग हर्ष के टाइम पे इंडिया का जो रिलेशन है रोम के साथ, रोम जो कंट्री है उसके साथ बहुत अच्छा था। इससे क्या हुआ कि वहाँ से गोल्ड आता था, तो गोल्ड का जो फ्लो है ना वो बहुत अच्छी तरह से चला। पीपल फॉलोड हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, है ना, और लोग अलग अलग धर्म फॉलो करते थे, जैसे हिंदुइज़्म है, हिंदू फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म यानी कि बुद्ध थे, जैन भी थे, लेकिन सब लोगों में एक टॉलरेंट, एक सहनशीलता थी, सब लोग एक दूसरे को उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे, है ना। आज जैसे हम डिवाइड हो चुके हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ह्यूएन त्सांग, जो चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, उसने ये सारी बातें लिखी थी किंग हर्षवर्धन के राज्य के बारे में। वो कहाँ कहाँ घूमा है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, रूट ऑफ ह्यूएन त्सांग्स टूर, इंडिया टूर, कहाँ कहाँ घूमा है वो, ये सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं ह्यूएन त्सांग के बारे में। वो 629 से लेकर 645 कॉमन एरा तक था। द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन त्सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रेन एंड स्टडीड बुद्धिज़्म एट नालंदा फॉर 5 years। ह्यूएन त्सांग है वो 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और वो कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे, तो उसे ये हर्षवर्धन के राज्य के बारे में सब कुछ पता है, राइट। लेट अस से थिंग्स टू नो। ह्यूएन त्सांग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years।
ह्यूएन सेंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ना, वो 15 साल इंडिया में रहा था एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, कई सारे वो डिफरेंट प्लेसेस घूमा। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उसने कौन सी बातें अपने हर्षवर्धन के बारे में लिखी? सोशल सिचुएशन क्या थी, यानी कि समाज किस तरह से रहता था, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, वो सब कुछ उसने लिखा। इन 645 कॉमन एरा he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues। बहुत सारी वो चीज़ें लेकर, relics यानी कि जैसे ग्रंथ कहते हैं ना, वो सब कुछ लेके गया, कई सारी मूर्तियाँ लेके गया। 645 में वो रिटर्न हो गया चाइना। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रीगेशन एट प्रयाग। आपको पता है ना कि हर 5 साल में वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रीगेशन प्रयाग में रखता था, तो उसने अटेंड किया हुआ था। ह्यूएन सेंग हैज़ नोटेड, उसने क्या लिखा था? देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ इन हर्ष किंगडम। हर्षवर्धन के जो किंगडम यानी कि राज्य है, उसमें 100 बुद्धिस्ट मठ है, जैसे हम मंदिर कहते हैं ना, वो 100 बुद्धिस्ट मठ है। People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice। तो लोग किस तरह से रहते थे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र, है ना, पीसफुल, शांति सी लाइफ जीते थे। और बेस्ड ऑन अ लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मोरल वैल्यूज़, कंडक्ट, है ना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना और सबके साथ न्याय करना। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सिनफुल। किसी को चीट करना और ब्रीच ऑफ प्रॉमिसेस मतलब अपने वादे तोड़ना, प्रॉमिस किया हो वो तोड़ना, किसी को चीट करना, वो पाप माना जाता था उस टाइम पे। आजकल तो क्या है, हम ऐसे ही झूठ बोल देते हैं ना, तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था, तो लोग ये सब कुछ नहीं करते थे। चलिए, वो तो फर्स्ट जो स्टेट था, 2 बिग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेट था वो कनौज था। अरे अब देखते हैं दूसरा स्टेट, वो है वातापी।